हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस शॉर्ट शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर के साथ साथ 25 दिसंबर के भी द हिंदू को डिस्कस करेंगे। तो द हिंदू में आए हुए सारे आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का एक बड़ा मुद्दा जो डिस्कस करने वाले हैं वो है यूएस में स्नो अटैक। तो बहुत ही खतरनाक तरीके से यूएस पूरी तरह से बर्फ से स्नो से घिर चुका है। एक बहुत मोटी चादर स्नो की यूएस के पूरे एरिया पे बिखर चुकी है, बिछ चुकी है। और इसके पीछे जो कारण है वो है बॉम्ब साइक्लोन। तो ये बॉम्ब साइक्लोन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन आ चुका है आपकी यूपीएससी में से रिलेटेड एंड और भी कई सारे इंटरेस्टिंग मुद्दे हैं, उन सभी की बात करेंगे आज के इस द हिंदू एनालिसिस में। शुरुआत करते हैं। आप हमसे कनेक्ट करने के लिए ये सारे मीडियम्स को चूज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करना, क्योंकि इसी पे हम लेक्चर्स की पीडीएफ, जो भी अपडेटेड मटेरियल है वो, और साथ में क्विज वगैरह पोस्ट करते हैं। ओके, तो अगर आप चाहते हो हमसे कनेक्ट करना तो इससे जरूर कनेक्ट करना, इस टेलीग्राम चैनल से। और अगर कोई दुख दर्द दुविधा हो तो आप हमसे मेल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। सिर्फ 156 डेज बचे हैं देखो यूपीएससी प्रीलिम्स में, और इसीलिए ये एक बड़ा अलर्ट है। देखो अभी तक जो हो गया, लेकिन आ रहा है न्यू ईयर। न्यू ईयर पे नया साल आ रहा है, नए साल के साथ आप नए रेजोल्यूशंस लेते हो, नए वादे करते हो अपने से। तो यहाँ पे ये एक चीज ध्यान रखना कि अब तक जो हो गया सो हो गया, लेकिन 1 जनवरी से कम कोशिश करना कि अपने ड्रीम को सबसे ऊपर रखो, ड्रीम को सबसे प्रायोरिटी पे रखो, और उसके लिए जो बन पड़ सकता हो वो करना जरूर। ओके, चलिए। टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी इज फेस एवरी फेज ऑफ द लाइफ। आपको अपनी लाइफ के अलग अलग फेजेस को फेस करना पड़ेगा, करना चाहिए। ठीक है, देखो कोई भी दिन जो होता है ना वो एक सा नहीं होता। कोई दिन होता है जिसमें काफी हाई मोटिवेशन होता है, कोई दिन होता है जिसमें कुछ करने का मन नहीं होता, काफी लो मोटिवेशन रहता है। ये सब कुछ फेजेस हैं लाइफ के। ठीक है, जैसे मून के फेजेस होते हैं वैसे ही फेजेस हैं लाइफ के। और इसीलिए इन सभी को हमको प्रॉपरली एम्ब्रेस करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, इंस्टीड ऑफ जस्ट फाइटिंग विद देम। ओके, तो ठीक है, अगर कभी कोई दिन लो जा भी रहा है तो बस समझाओ अपने आप को कि बस ये दिन लो है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मोटिवेशन लो हो गया या डिसहार्टेंड हो गए। ओके, बढ़ते हैं आगे। आज का पहला आर्टिकल जो है ज्योग्राफी से कनेक्टेड है। पेपर जो है पेपर 1 से कनेक्टेड है। द हिंदू के पेज नंबर 13 पे आप इसको देख पाओगे। मिलियन इन यूएस हंकर डाउन फ्रॉम डेडली मॉन्स्टर स्टॉर्म। यूएस में एक बहुत मोटी सी चादर आ गई है बर्फ की। सब कुछ बर्फ में घिर गया है, बर्फ में धंस गया है। ओके, और इसीलिए यूएस के लोग बड़े परेशान हैं। ना सिर्फ यूएस, कनाडा तक में ये विंटर स्टॉर्म्स बंद नहीं हो रहे, और काफी डेडली स्टॉर्म्स हैं ये, जिसके चक्कर में कई सारे लोगों की जान गई है, कई सारे लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। लगभग 24 to 34 पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, लोग अपने काम पे नहीं जा पा रहे, एंड जो नॉर्मल लाइफ है वो काफी तरह से डिसरप्ट हो गई है। ओके, ये जो मेजरली स्टॉर्म आया है ये ग्रेट लेक्स के आसपास आया है। ठीक है, और यहाँ पे मेक्सिको की बॉर्डर के साथ, कनाडा की बॉर्डर के साथ, दोनों एरियाज में ये जो स्टॉर्म है ये फील हो रहा है। 60% यूएस की पॉपुलेशन है जिसको किसी ना किसी तरीके की विंटर वेदर एडवाइजरी मिली हुई है, कुछ ना कुछ वार्निंग इनको मिली हुई है कि आपको ऐसे दूर रहना है या ये। तो रॉकी माउंटेन से लेके एप्लेशियन माउंटेन्स तक सब जगह, ईस्ट टू वेस्ट सब जगह यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ड्रास्टिकली गिर रहा है। फॉरकास्टर्स ये मानते हैं कि बॉम्ब साइक्लोन यहाँ पे आया है, और इस बॉम्ब साइक्लोन के कारण ये सब हो रहा है। तो देखो बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत तेजी से गिरता है और एक स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्रेट लेक्स के आसपास ये बॉम्ब साइक्लोन फॉरकास्टेड है। और इसी के चक्कर में ये ब्लिजार्ड कंडीशन, ये हेवी विंड्स, हेवी स्नो वाली कंडीशंस आई हुई हैं। तो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि बॉम्ब साइक्लोन है क्या। अब देखो जो नॉर्मल साइक्लोन आप लोगों ने पढ़ा होगा, नॉर्मल साइक्लोन के बारे में, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, है ना। ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, यूएस में ट्रॉपिकल साइक्लोन को ही हुरिकेन कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो हुरिकेन है ना और ये बॉम्ब साइक्लोन, इनमें डिफरेंस है। हुरिकेन आता है ना जो ट्रॉपिकल रीजन के आसपास आता है, ट्रॉपिकल रीजन यानी कि 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ के बीच में आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। लेकिन बॉम्ब साइक्लोन देखा जाता है ये मिड लैटिट्यूड्स में आता है। मिड लैटिट्यूड्स का मतलब है कि ये 23 डिग्री नॉर्थ से भी ऊपर की बात हो रही है। ठीक है, इन द नॉर्दर्न ऑफ 23 डिग्री नॉर्थ टू, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी ऊपर की जो चीजें हैं उन सब में ये बॉम्ब साइक्लोन देखा जा सकता है। ठीक है, तो काफी स्ट्रॉन्ग साइक्लोन रहता है, लो प्रेशर एरिया रहता है। बात करते हैं पूरी की पूरी इस बारे में। तो देखो बॉम्ब साइक्लोन क्या है। बॉम्ब साइक्लोन एक तरह का साइक्लोन है। इसके जो फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है ना उसको बोलते हैं बॉम्बोजेनेसिस।
ठीक है, बॉम्बोजेनेसिस इसका टेक्निकल टर्म है बॉम्ब साइक्लोन के बनने की। और बॉम्ब साइक्लोन एक शॉर्टन्ड वर्जन है बॉम्बोजेनेसिस का, एक शॉर्टन्ड वर्जन है जो सोशल मीडिया पे आसानी से यूज हो सके। तो ये एक मिड लैटिट्यूड साइक्लोन है जो काफी तेजी से इंटेंसिफाई होता है। इसके लो प्रेशर आप देख पाते हो, इसके सेंटर पे एक लो प्रेशर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर होता है। साथ में इसमें वेदर फ्रंट्स बनते हैं। फ्रंट्स आपको पता है कैसे बनते हैं? फ्रंट्स तब बनते हैं जब ठंडी हवा और गर्म हवा आपस में मिलती है। तो कोल्ड वेव और हॉट वेव जब ये आपस में मिलती हैं तो बीच में फ्रंट्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। ये फ्रंट्स के थ्रू यहाँ पे ये बॉम्ब साइक्लोन चलता है, ओके। और साथ में काफी ब्लिजार्ड्स और सिवियर थंडरस्टॉर्म्स लेकर आता है। प्रेसिपिटेशन काफी हैवी होता है। अच्छा, ये कैसे बनता है? तो देखो, बॉम्ब साइक्लोन जो है वो ऐसे बनता है कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत तेजी से गिरने लगता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 24 मिली बार तक गिर जाता है इन जस्ट 24 आवर्स, ठीक है। तो 24 आवर्स के अंदर 24 मिली बार तक जो प्रेशर है वो गिर जाता है। और इतनी तेजी, इतनी इंटेंसिटी के कारण यहाँ पे जितनी तेजी से प्रेशर गिरेगा उतनी तेजी से स्टॉर्म स्ट्रॉन्गर होता जाता है, ओके, ठीक है। अब बॉम्ब साइक्लोन और हुरिकेन में क्या डिफरेंस है? हुरिकेन की जब बात करते हैं तो समझ जाना ट्रॉपिकल साइक्लोन उसको हमारे यहाँ कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, पहला डिफरेंस तो मैंने आपको बताया कि हुरिकेन जो है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है, लेकिन बॉम्ब साइक्लोन मिड लैटिट्यूड्स में आपको पाया जाता है, ठीक है। मिड लैटिट्यूड्स में आपको ये मिलता है, ठीक है। और हुरिकेन जो है जनरली समर्स में होते हैं, ठीक है, जनरली समर्स में इनका आना होता है। तो जो हमारे नॉर्मल हुरिकेन होते हैं वो वार्मर टाइम पे आते हैं, समर्स के टाइम पे आते हैं, लेकिन जो बॉम्ब साइक्लोन है देखा जाता है कि ये विंटर्स के टाइम पे आता है, ओके। अच्छा, इसके अलावा बॉम्ब साइक्लोन जो है जनरली कोल्डर मंथ्स में हमको देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो बॉम्ब साइक्लोन है इसमें कोल्ड एंड वार्म एयर की मीटिंग होती है और इनके मीट करने से यहाँ पे फ्रंट्स बनते हैं, ओके। और यहाँ पे ड्यूरिंग द समर्स आप देखोगे इस तरह के फ्रंट्स बनना पॉसिबल नहीं हो पाता, इतनी ठंडी हवा होती नहीं है। तो हुरिकेन्स जो है वो ट्रॉपिकल वाटर्स में बनते हैं, जबकि बॉम्ब साइक्लोन्स जो हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न अटलांटिक, नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक एंड मेडिटेरेनियन सी के आसपास बनते हैं, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है बॉम्ब साइक्लोन और हुरिकेन्स के बीच में। बढ़ते हैं आगे। सिख अर्ज टू ऑब्जर्व डिसम्बर 26 एज साहिबजादे शहादत दिवस। तो ये जो आर्टिकल है ये कल्चर से आप कनेक्ट कर सकते हो। पेज नंबर 4 पे 26 दिसंबर को ये आया है, ठीक है। और यहाँ पे जो सिख कम्युनिटी है वो अर्ज कर रही है हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि 26 दिसंबर को साहिबजादे शहादत दिवस के फॉर्म में मनाया जाए। तो यहाँ पे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है उन्होंने बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहे हैं बार बार कि यहाँ पे साहिबजादे शहादत दिवस के फॉर्म में मनाया जाए इस दिन को, ना कि वीर बाल दिवस के फॉर्म में। अब देखो क्या हुआ था, इसी 26 जनवरी को जो है हमारे सॉरी इसी 26 जनवरी को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने दिसंबर 26 को अनाउंस किया था एज वीर बाल दिवस। यहाँ पे सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह के जो दो बेटे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनके मार्टियरडम को सेलिब्रेट करने के लिए, मार्क करने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने जो ये जोरावर सिंह और फतेह सिंह की यहाँ पे शहीद हुए थे ये दोनों इसी दिन पे दिसंबर 26 को ही, इसको मार्क करने के लिए, इसको रिस्पेक्ट देने के लिए वीर बाल दिवस के फॉर्म में दिसंबर 26 को मनाया जाएगा, ये कहा था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस जनवरी में। और इसी के लिए यहाँ पे जो सिख कम्युनिटी है वो बोल रही है इसको वीर बाल दिवस के फॉर्म में मत मनाओ, इसको साहिबजादे शहादत दिवस के फॉर्म में मनाओ, ओके। क्योंकि देख रहे हो ना, वीर बाल दिवस थोड़ी छोटी चीज लग रही है, साहिबजादे शहादत दिवस जो है वो एक बड़ी चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो ये मेजरली एम है सिख कम्युनिटी का जो ये ऐसा कह रही है। अब देखो, ये जो है ना एक हिस्टोरिक फैक्ट है कि गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे थे और इन्होंने इनके जो इनकी शहादत थी, इनका मार्टियरडम था, उसी से मुगल्स के खात्मे की शुरुआत हुई थी नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो पूरा मुद्दा क्या समझाती हूँ जरा। देखो, सबसे पहले ये साहिबजादे जिनकी बात हो रही है उन कौन है? तो गुरु गोबिंद सिंह जी जो हैं ये हमारे सिखिज्म के 10th गुरु माने जाते हैं, ठीक है। टोटल हमारे जो सिखिज्म है उसमें 10 गुरुज हैं, उसमें लास्ट गुरु गुरु गोबिंद सिंह हैं। और इनके चार बेटे थे, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा झुझर सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। तो ये दो छोटे बेटे जो हैं इन दोनों को मुगल्स ने
अपने पास कैप्चर कर लिया था, और इनके साथ में इनकी दादी यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी की मदर को भी यहाँ पे कैप्चर कर लिया था मुगल्स ने, और उसके बाद इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इनके चारों बेटों ने ही यहाँ पे खालसा पंथ की शुरुआत करी थी गुरु गोविंद सिंह के साथ में, और यहाँ पे इन सभी को मुगल फोर्सेस ने मार दिया था, एग्जीक्यूट कर दिया था बिफोर द एज ऑफ 19। और इसी में साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को ज़्यादा यहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट माना जाता है, इनका मार्टियरडम, क्योंकि इनके साथ साथ इनकी दादी को भी एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, तो सिखिज्म जो है मार्टियर्ड सन्स जो है गुरु गोबिंद सिंह जी के, उनको काफ़ी ऑनर करती है, और माना जाता है इनको, इन चारों का नाम जो है चार साहिबजादे के नाम से बहुत फेमस है। फोर प्रिंसेस ऑफ खालसा वॉरियर ऑर्डर इनको कहा जाता है। ओके, तो देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंस ये है कि इसी दिन पे साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी की यहाँ पे मार्टियरडम हुआ था इनका, मतलब कि इनको शहादत मिली थी, शहीद हुए थे ये। ओके, और मुगल्स ने इनको एग्जीक्यूट किया था, 1705 की बात है। और इनके साथ में इनकी ग्रैंड मदर माता गुजरी को भी यहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया था, इनको कैप्चर किया गया था। ठीक है, और ये जो है इनको इम्प्रीजन किया था मुगल्स ने, जिसमें औरंगजेब का ऑर्डर था, और औरंगजेब के ऑर्डर पे इनको यहाँ पे इम्प्रीजन किया गया था। और इन्होंने जो मुगल्स हैं, मुगल्स ने इनको सफोकेट करने की कोशिश करी, इन तीनों को। बेसिकली इनके आसपास एक ब्रिक इंक्लोजर बनाने की कोशिश करी, और ब्रिक इंक्लोजर बना के अंदर इनको रख दिया, जिससे इनका दम घुटे और इनकी जान चली जाए। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ मार्टियरडम एजेस जो थी सोरावर सिंह जी की, वो 9 साल की थी, और फतेह सिंह जी की 6 साल की उम्र थी। ठीक है, और ये सेक्रीफाइसेस बहुत ही ब्रेव सेक्रीफाइसेस माने जाते हैं, क्योंकि इतने छोटे बच्चे धर्म के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस कर रहे हैं बिना डरे, बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ओके, तो इसीलिए इस मार्टियरडम को बहुत सेलिब्रेट, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत ऑनर किया जाता है। और इसी के लिए सिख कम्युनिटी चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इसका नाम बदल के, डिसम्बर 26 को जो हम मनाते हैं, उसका नाम बदल के साहिबजादा शहादत दिवस के फॉर्म में इसको मनाया जाए। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल। गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में बात कर लेते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी 10वें गुरु हैं, 10th सिख गुरु हैं, और इनका जन्म पटना बिहार में हुआ 1666 में। इनका बर्थडे जो है कभी दिसंबर में कभी जनवरी में मनाया जाता है, अकॉर्डिंग टू द ग्रिगोरियन कैलेंडर। ओके, और यहाँ पे नानक शाही कैलेंडर के हिसाब से इनका बर्थडे डिसाइड होता है। ठीक है, मतलब ग्रिगोरियन से कैलेंडर में जनवरी दिसंबर में इनका जो बर्थडे वो पड़ता है, लेकिन एक्चुअल जो इनका बर्थडे है ना, वो नानक शाही कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है। तो ये जो है ये सिख गुरु बन गए थे 9 साल की उम्र में। और इनके फादर गुरु तेग बहादुर 9th सिख गुरु थे। उनके डिमाइस के बाद 9 साल की उम्र में इनको गुरु बना दिया गया था। और इनके सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहे हैं सिख रिलीजन को लेकर। इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था टर्बन, जो आप देखते हो ना सिख लोग सिर पे टर्बन बांधते हैं, तो वो जो हेयर कवर करने का जो प्रथा है वो इन्होंने ही शुरू करी थी। और इन्होंने 5 केस का प्रिंसिपल निकाला। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये 5 केस का क्या मतलब है, ये कौन से 5 के हैं जिनको गुरु गोबिंद सिंह जी ने स्टार्ट किया। अच्छा, इन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट एक बैटल भी फॉट की थी, बैटल भी लड़ी थी, जिसका नाम है बैटल ऑफ मुक्तसर इन ईयर 1705। ओके, गुरु गोविंद सिंह जी को यहाँ पे मुगल्स के थ्रू असैसिनेट कर दिया गया था, मुगल्स ने ही मार दिया था इन द ईयर 1708 आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। तो औरंगजेब के मरने के जस्ट 1 साल बाद गुरु गोविंद सिंह जी को भी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया गया था 1708 में। गुरु ग्रंथ साहिब इन्होंने ही, गुरु गोविंद सिंह जी ने ही, एक स्क्रिप्चर है इनका जिसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब है, उसको नाम दिया था। और इसी को यहाँ पे रिलीजियस टेक्स्ट माना जाता है खालसा का और सिख का। और यही तब से लेकर अब तक यही एक अल्टीमेट गुरु है यहाँ पे दोनों कम्युनिटीज का। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इशू जो है, ये कल का एक इशू है, 25 दिसंबर को आया था ये इशू। बेसिकली ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है। 225 किलोमीटर की यात्रा निकाली गई है राजस्थान में सैक्रेड ग्रोव्स को बचाने के लिए। तो ये यूनिक 225 किलोमीटर यात्रा जो आई है राजस्थान में, जो निकल रही है, ये जैसलमेर से शुरू हुई है और काफी लंबी जाने वाली है। यहाँ पे ये हो रहा है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओरान्स। ओरान्स का मतलब है सैक्रेड ग्रोव्स। सैक्रेड ग्रोव्स को राजस्थान में ओरान कहा जाता है। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो सैक्रेड ग्रोव्स हैं, जहाँ पे ट्राइबल पीपल रहते हैं, ये सैक्रेड ग्रोव्स में जो इनके डीटी बसते हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है सिर्फ इस नाम पे कि यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स हमको खोलने हैं, सोलर एनर्जी प्लांट्स खोलने, हाई टेंशन पावर लाइन लगानी एंड सो ऑन। ठीक है, तो डेवलपमेंट के नाम पर सैक्रेड ग्रोव्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ये एलिगेशन है इस कम्युनिटी का। और इसीलिए यहाँ पे ये यूनिक यात्रा निकली है। ठीक है, और स्पेशली ये सब हो रहा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए भी, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक स्पीशी है इंडिया की, जिसका हैबिटेट
पड़ता है इन सैक्रेड ग्रोव्स में जिसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ठीक है। तो कई सारे बर्ड्स की डेथ हो चुकी है इन पावर लाइन्स के चक्कर में, और इसीलिए एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट अभी निकल पड़े हैं एनर्जी, माइनिंग और बाकी इंडस्ट्रीज को ये सिखाने कि आप यहाँ पे सैक्रेड ग्रोव्स में नहीं घुस सकते, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा है, सैक्रेड ग्रोव्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके, तो बात करते हैं इनकी। देखो भाई, सैक्रेड ग्रोव्स की अगर मैं बात करूं, तो जो सैक्रेड ग्रोव्स है, ये एक ऐसा पीस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है जिसको कोई कम्युनिटी प्रोटेक्ट करती है, प्रिजर्व करती है रिलीजियस रीजन से, ठीक है। रिलीजियस पर्पस के लिए इनको प्रोटेक्ट प्रिजर्व किया जाता है। और ये जो एरिया है ये लोकल डीटी के लिए डेडिकेटेड माना जाता है। लोकल कम्युनिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है इनको प्रोटेक्ट और इनको नर्चर करने की, इन एरियाज को। इन प्रोटेक्शंस के हिसाब से हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन जो है इस एरियाज में बंद रहते हैं, बैंड रहते हैं। और काफी दूसरे सस्टेनेबल प्रोसेस यहाँ पे चलते हैं, जैसे हनी कलेक्शन हो गया, डेडवुड कलेक्शन हो गया, ये आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, ये भी इसको, इस सैक्रेड ग्रोव को गवर्नमेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो याद रखना कि गवर्नमेंट प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है इन सैक्रेड ग्रोव्स को। ओके, बढ़ते हैं आगे। देखो ये मैप है, इस मैप में आप देख पाओगे कि यहाँ पे सैक्रेड ग्रोव्स अलग अलग आपको दिखते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में और यहाँ पे पंजाब में आपको कोई सैक्रेड ग्रोव दिखता नहीं है, यूपी में, बिहार में, इन एरियाज में सैक्रेड ग्रोव नहीं दिखता, ठीक है। हिमाचल में काफ़ी है, यहाँ पे हरियाणा में काफ़ी है, राजस्थान में काफ़ी है, ठीक है। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, काफ़ी सारे सैक्रेड ग्रोव हैं यहाँ पे। अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे इसको उरान, वानी और केंकरी कहा जाता है। अभी बात करी ना उरान की, कोडोगू में या कर्नाटका में इसको देवर काड़ू कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा कान कहा जाता है इसको उत्तरा कन्नड़ा में, ठीक है, यानी कि कर्नाटका में। सरना कहा जाता है मध्य प्रदेश में, झारखंड में। थान कहा जाता है वेस्टर्न असम में। काबू कहा जाता है केरला में, ठीक है। इसके अलावा कोल और कैतांग कहा जाता है मेघालय में। देवराही कहा जाता है महाराष्ट्र में, और कोविल काड़ू कहा जाता है तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये याद रखना। चलिए बढ़ते हैं आगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इस तरह की, देखो इस तरह की एक स्पीशी है, बर्ड स्पीशी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीशी है ये। ओके, हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है ये प्लैनेट पे, और ये राजस्थान की स्टेट बर्ड भी है। इसका हैबिटेट जो है वो ड्राई ग्रासलैंड होते हैं। तो जो भी अभी सैक्रेड ग्रोव्स है ना जिसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ये कहना है कि ये सैक्रेड ग्रोव्स में ही ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहती है, क्योंकि ये ड्राई ग्रासलैंड ही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है लार्जेस्ट है, 4 बस्टर्ड स्पीशीज मिलती हैं इंडिया में, उनमें से सबसे बड़ी जो है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करूं तो आईयूसीएन में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आती है और शेड्यूल 1 में आती है ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, थ्रेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये आप देख रहे हो बार बार पावर लाइन से टकरा के इनको करंट लगता है और ये डेड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये मेजर थ्रेट है, एक तो हैबिटेट लॉस हो रहा है और उसके अलावा ये पावर लाइन से इलेक्ट्रोक्यूशन भी एक बड़ा थ्रेट है। आज के समय में गुजरात, राजस्थान में मेजरली ये मिलती है। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इशू की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट इशू जो है ये फिर अगेन 25 दिसंबर का इशू है, और यहाँ पे बात हो रही है कोरल रीफ की। तो कोरल रीफ को फ्रीज करके बचाए जाने की कोशिश यहाँ पे लगी हुई है। साइंटिस्ट जो है ये ग्रेट बैरियर रीफ के जो कोरल हैं उनको फ्रीज करके यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की, कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका पहला ट्रायल वर्ल्ड में हो रहा है। तो पहली बात तो ये ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ, ये बात कर लेते हैं, और उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो ये ग्रेट बैरियर रीफ की पहले लोकेशन दिखाती हूँ। ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया हमारे वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, सेवेंथ कॉन्टिनेंट इसको कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके नॉर्थ ईस्ट में, इस जगह पे ओशन वाले रीजन में यहाँ पे आती है ग्रेट बैरियर रीफ। ये ग्रेट बैरियर रीफ बेसिकली एक ऐसा रीजन है जहाँ पे कोरल रीफ्स बहुत सारी मिलती हैं। वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट रीजन जो है कोरल रीफ का वो यही है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये कोरल रीफ। ओके, यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ। तो इसकी बात हो रही है। नाउ देखो बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ की। तो ये वर्ल्ड का मोस्ट एक्सटेंसिव और सबसे स्पेक्टेक्युलर कोरल रीफ इकोसिस्टम है, जहाँ पे लगभग 2900 इंडिविजुअल रीफ्स हैं, लगभग 900 आइलैंड्स हैं। ओके, इस रीफ को ये कहा जाता है कि कोरल सी में लोकेटेड है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे लोकेटेड है, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के तट पे। ओके, और इसको आउटर स्पेस से भी देखा जा सकता है। वर्ल्ड की बिगेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने खुद बनाया है, ठीक है। वर्ल्ड का बिगेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ने खुद बनाया है। द रीफ स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ एंड बिल्ट बाय बिलियंस ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड कोरल पॉलिप्स। तो कोरल पॉलिप्स से मिलकर बनता है। कोरल पॉलिप्स जो देखो होता क्या है ना, कोरल रीफ में क्या होता है, एक होते हैं कोरल पॉलिप्स, ठीक है। ये कोरल पॉलिप्स जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और ये जो है इनके इनके पास ये कैपेबिलिटी होती है
कि ये अपना जो भी है शील्ड वगैरह बना सकते हैं, अपना जो अपना रहने वहने की जगह बना सकते हैं, एक शील्ड, एक सॉलिड स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, कार्बोनेट जैसा सॉलिड स्ट्रक्चर। और इस शील्ड को अलग अलग यहाँ पे कलर्स मिलते हैं एक एल्गी के थ्रू, और इन दोनों के मिलने से, ये एल्गी और ये कोरल पॉलिप्स के मिलने से ये कोरल रीफ बनती है, ठीक है। तो बेसिकली ये जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं पॉलिप्स, ठीक है। टाइनी होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनका बेस जो होता है काफी हार्ड होता है, प्रोटेक्टिव लाइमस्टोन स्केलेटन का बना होता है, ठीक है। और इसी से स्ट्रक्चर बनता है कोरल रीफ का। लेकिन देखो ये कोरल रीफ जो है ना, ये खुद से यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस जैसी एक्टिविटीज यहाँ पे नहीं कर पाती, ठीक है, अपना खाना नहीं बना पाते। तो ये माइक्रोस्कोपिक एल्गी जो है, जूक्स एंथेले नाम है इस एल्गी का, जूक्स एंथेले, वो इसकी मदद करता है कोरल पॉलिप की। जूक्स एंथेले बोलता है कि एक काम करते हैं, मैं करता हूँ फोटोसिंथेसिस, मैं बनाऊंगा फूड, और उसके बदले तुम मुझे यहाँ पे कोरल्स जो है, कोरल पॉलिप्स जो हैं, उनके पास घर है, उनके पास लाइमस्टोन का शेड है, तो लूक सेंथले बोलते हैं उसके बदले तुम मुझे घर में रहने दो, मैं तुम्हें उसके बदले फूड दूंगा। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है बिटवीन लूक सेंथले एंड कोरल पॉलिप्स। इस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया था 1981 में। नाउ देखो बेनिफिट्स की बात करें इन कोरल पॉलिप्स की, कोरल रीफ की, तो ह्यूमैनिटी को नेचुरल कैलेमिटीज से बचाते हैं। जैसे आप देखते हो सुनामी वगैरह आती है, तो सुनामी वगैरह के बीच में अगर ये आ जाते हैं तो इनकी सुनामी वेव्स की स्पीड कम हो जाती है, और ऐसे जो डेंजरस डिजास्टर हैं वो होने से बच जाते हैं। रेवेन्यू एंड एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करते हैं टूरिज्म और रिक्रिएशन के सेक्टर्स में। इसके अलावा फिशेस, स्टार फिशेज और सी एनिमोन्स के लिए हैबिटेट्स प्रोवाइड करते हैं। यूज की बात करें तो कोरल्स को ज्वेलरी में यूज किया जाता है, ठीक है। कोरल ब्लॉक्स को बिल्डिंग्स एंड रोड कंस्ट्रक्शन में भी यूज किया जाता है। जो लाइम बनता है कोरल से, उनको सीमेंट इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, तो काफी एक्सटेंसिव यूज होता है। ओके, बात करते हैं कोरल ब्लीचिंग की। तो देखो अभी क्या हो रहा है, अभी हम बात कर रहे थे ना कि यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो फ्रीज करना चाह रहे हैं कोरल्स को। तो वो फ्रीज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इन कोरल्स को। तो प्रोटेक्ट करना किससे, प्रोटेक्ट करना है क्लाइमेट चेंज से, क्योंकि इसी क्लाइमेट चेंज के चक्कर में कोरल्स जो है वो ब्लीच हो रहे हैं, कोरल्स की ब्लीचिंग हो रही है। आपने देखा होगा कोरल्स बड़े रंग बिरंगे से दिखते हैं, वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें एल्गी रहते हैं, और वो एल्गी यानी कि जूक्स एंथिले जो है वो उनको ये कलर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है, इतने टेम्परेचर राइज में ये जूक्स एंथिले रह नहीं पाते, फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाते, और ये यहाँ पे कोरल को छोड़कर जाना शुरू कर देते हैं। कोरल को छोड़कर जाना शुरू करते हैं जूक्स एंथिले, यानी कि एल्गी अब कोरल्स को छोड़कर जा रहे हैं। और एल्गी क्योंकि कोरल्स को छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए कोरल्स जो हैं वो वाइट होने लगते हैं, पेल होने लगते हैं, क्योंकि इनका कलर एल्गी के साथ जा रहा है। और एक समय आता है जब एल्गी पूरी तरह से कोरल्स को छोड़ देते हैं। तो अब आपको याद है ना कि कोरल्स को खाना कौन दे रहा था, फूड कौन प्रोवाइड कर रहा था, एल्गी प्रोवाइड कर रहा था। अब फूड ही नहीं रहेगा तो कोरल बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो कोरल अल्टीमेटली डेड हो जाता है इस क्लाइमेट चेंज के चक्कर में। और ये सारी प्रोसेस से बचने के लिए ही ये फ्रीजिंग हो रही है। तो कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, जब टेम्परेचर राइज होता है, लाइट्स एंड न्यूट्रिएंट्स जो है ओशन में चेंज हो जाते हैं, तब कोरल स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और वाइट हो जाते हैं। इसके चक्कर में यहाँ पे क्या होता है, जूक सिंथले या एल्गी जो पहले कोरल के अंदर रह रहा था, फोटोसिंथेसिस कर रहा था, फूड प्रोवाइड कर रहा था कोरल्स को, देखो इस तरह से, अब वो कोरल्स को छोड़कर जाने लग रहा है इस तरह से, ठीक है। तो वाटर क्योंकि वार्मर हो रहा है, तो कोरल्स को बेसिकली छोड़कर जूक सिंथले जा रहा है। इनफैक्ट जूक सिंथले क्या जाएगा, कोरल्स खुद उनको बाहर निकाल रहे हैं कि तुम मुझे फूड तो प्रोवाइड कर नहीं पा रहे, तो तुम जाओ यहाँ से। ओके, तो इसीलिए कोरल्स वाइट होने लगते हैं। और इसकी अगर बात करें कि कोरल्स क्या रिकवर कर सकते हैं, तो अगर उन्होंने बहुत ज्यादा ब्लीचिंग उनकी नहीं हुई है, इस तरह से वो पूरी तरह से ब्लीच नहीं हो गए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं हुआ है, तो कोरल्स एक बार को रिकवर कर भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हो क्यों रहा है, पोल्यूशन के कारण, ओवर फिशिंग के कारण, ओशन एसिडिफिकेशन के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे बेसिकली साइंटिस्ट यही कह रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन कोरल्स को हम फ्रीज कर लेंगे, और इन कोरल्स को फ्रीज करके एक सही समय पे जब वाइल्ड में इंट्रोड्यूस करना होगा, री इंट्रोड्यूस करना होगा, तब हम री इंट्रोड्यूस भी करेंगे। तो यहाँ पे कोरल लार्वा को स्टोर करने की बात हो रही है, और फिर इसको वापस से ले जाएंगे, रीवाइल्ड करेंगे रीफ्स में, जब क्लाइमेट चेंज को हम थोड़ा कम कर पाएंगे, या थ्रेटन्ड बहुत ज्यादा अगर हो जाएगा तो कुछ तो बैकअप हो हमारे पास।
तो यहाँ पे कैसे करने वाले हैं कोरल्स को प्रिजर्व, तो क्रायोजेनिकली करने वाले हैं। जब भी बात आती है ना क्रायोजेनिकली, तो समझ जाना बहुत लो टेम्परेचर पे इसको स्टोर करने वाले हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे। तो कोरल्स को फ्रीजिंग किया जाएगा, फ्रोज किया जाएगा और इनको बाद में रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन इसके लिए एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है, क्रायोमैश, ठीक है। ये लाइट वेट क्रायोमैश जो है, ये आप चीपली मैन्युफैक्चर कर सकते हो और इस पे आप कोरल्स को स्टोर करोगे बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में ये मैश टेक्नोलॉजी जो है ये हेल्प करेगी आपको कोरल लार्वा को स्टोर करने की एट -196 डिग्री सेल्सियस, ओके। और ये पहली बार टेस्ट भी हो चुका है, ठीक है। इसको टेस्ट किया जा चुका है और ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो हमें एक्वा कल्चर वगैरह को भी रिस्टोर करने में मदद कर सकती है, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, जो कि है हमारा सीपीसीबी रिपोर्ट शोज फ्यूअर पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस बट वर्स्ट वंस रिमेन अनचेंज। तो देखो हुआ क्या है, ये आज की न्यूज़ है, 26 दिसंबर की न्यूज़ है, ओके। तो सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली और रिपोर्ट में पाया गया कि जो लास्ट रिपोर्ट आई थी 2018 में, जो रिपोर्ट आई थी उसके कंपैरिजन में अभी जो है पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस जो हैं वो तो कम हुए हैं, लेकिन अभी भी वर्स्ट वाली जो स्टेटस थी ना जिन पॉल्यूटेड रिवर्स की, वो अभी भी वर्स्ट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस जो हैं वो कम हुए हैं। पिछली बार जब आई थी रिपोर्ट तब 351 थे, 2018 में जब रिपोर्ट आई थी तो 351 पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस थे, अभी ओनली 311 रह गए हैं, ओके। और इसके अलावा जो क्वालिटी है वो भी कई सारी जगहों पे बेटर हुई है। लेकिन अभी इसकी वाटर क्वालिटी, आप लोगों को पता है वाटर क्वालिटी कैसे हम मेजर करते हैं? वाटर क्वालिटी हम मेजर करते हैं थ्रू बीओडी। बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के थ्रू हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि वाटर क्वालिटी कैसी है। जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 3 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हो जाती है तो ऐसा माना जाता है कि उस जगह का पानी जो है वो पॉल्यूटेड हो गया है। तो दो या दो से ज्यादा पॉल्यूटेड लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है और उस हिसाब से पॉल्यूटेड रिवर का टैग मिलता है। तो अगर जो बीओडी 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तो इसका मतलब कि वो ठीक है, वो रिवर जो है ठीक है, उसमें आप नहा सकते हो, ठीक है। इट इज एप्ट फॉर बादिंग पर्पज, ओके, आउटडोर बादिंग के लिए। लेकिन इसमें देखो जो भी रिवर्स ऐसी हैं जिनका बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है 30 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है, 30, समझ रहे हो, 30 से ज्यादा है, उनको प्रायोरिटी 1 वाली लिस्ट में रखा गया है, ओके। मतलब सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत इनको है। फिर आती है प्रायोरिटी 2 लिस्टिंग, जिसमें कि आप यहाँ पे 20 to 30 मिलीग्राम पर लीटर का बीओडी है। और इस तरह से 1 2 3 4 5 तक यहाँ पे लिस्ट है, ओके। अच्छा, 2018 में जो यहाँ पे लिस्ट आई थी, तो 18 वाली जो रिपोर्ट आई थी उसमें पाया गया था कि लगभग 43 जो है 46 जो है 45, सॉरी 45 जो यहाँ पे स्ट्रेचेस हैं वो प्रायोरिटी 1 लिस्ट में आती हैं। और अभी वही लिस्ट जो है उसमें 46 स्ट्रेचेस हो गए हैं। तो मतलब आप देखोगे ना कि वर्स्ट क्वालिटी वाली जो रिवर्स हैं या वर्स्ट क्वालिटी वाले जो स्ट्रेचेस हैं वो बढ़ गए या अनचेंज है, लेकिन ओवरऑल जो है पॉल्यूटेड रिवर्स पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस वाले जो पोर्शन है वो कम हुए हैं। पिछली बार 351 थे, अभी 311 रह गए। लेकिन इन 311 में भी जो प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 लिस्टिंग के जो स्ट्रेचेस थे वो अभी भी वहीं पे ही हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी बोला है कि इसके ऊपर हमको चेक रखने की जरूरत है, इन रिवर्स के जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कम करके इनकी क्वालिटी को रिस्टोर करने की जरूरत है। और यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर की एक स्कीम भी है, नमामि गंगे, उसका भी यहाँ पे यूज किया जा रहा है इन रिवर स्ट्रेचेस को ठीक करने के लिए, ओके। तो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसकी हम इतनी बात कर रहे हैं, बीओडी बीओडी वो है क्या? तो देखो बीओडी जो है ये है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड और नीडेड फॉर द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर इज नोन एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब देखो बेसिकली आसान सी भाषा में समझाती हूँ, मान लो ये एक वाटर सिस्टम है, वाटर बॉडी है, यहाँ पे कुछ तो होगा जो ऑक्सीजन डिजोल्व होगा, ठीक है, जो डिजोल्व ऑक्सीजन होगा। ये डिजोल्व ऑक्सीजन जो होता है ये कहाँ से आता है? यहाँ तो ऑक्सीजन यहाँ पे स्टोर हुआ है इस वाटर बॉडी में, या तो किसी तरह से इसमें ऑक्सीजन डाला गया, जो भी, ठीक है, या तो जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस वगैरह हो रहा है उससे ऑक्सीजन आ रहा है। ये दो रीजन हो सकते हैं ऑक्सीजन के होने के वाटर बॉडी में। ये जो ऑक्सीजन इसमें ऑलरेडी है दैट इज डिजोल्व ऑक्सीजन। इसी ऑक्सीजन को यूज करते हैं यहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म अपने सांस वगैरह लेने के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म जिंदा ही रहते हैं इस डिजोल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम करके। लेकिन जब देखो ये ऑर्गेनिज्म बढ़ने लगते हैं या इस वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स बढ़ने लग गए या ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने लग गया, तो इस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडेशन की जरूरत होती है। यानी कि हो सकता है सांस लेने के लिए या फिर हो सकता है ऑक्सीडेशन के लिए भी इनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है और इसीलिए ये डिमांड करते हैं ऑक्सीजन। तो दिस इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड।
ओके। तो ये ऑक्सीजन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन है जो रिक्वायर्ड है वाटर बॉडी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिक मैटर को। इसी को बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और जो वाटर बॉडीज है उसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है, ठीक है, जिसके बेसिस पे एक्वेटिक लाइफ वहां पे सर्वाइव कर पाती है। जब ये ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है तो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको डिकम्पोज करने के लिए। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है धीरे धीरे कम होने लगती है वाटर बॉडी के अंदर। तो वाटर जो है वो इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को कंटेन करता है। हो सकता है फोटोसिंथेसिस से ये ऑक्सीजन आया हो, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा ना वैसे वैसे ये डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो कम होने लगेगी, क्योंकि ये डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज करने लगेगा ये ऑर्गेनिक मैटर। तो जब ये डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होने लगेगी तब ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने लगेगी। ओके। और यही साइन है पॉल्यूशन का, वाटर पॉल्यूशन का। और इसी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से आप वाटर क्वालिटी का पता लगाते हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इशू की तरफ, विच इज कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर अनवील्स द राइट टू रिपेयर पोर्टल। तो यहाँ पे ये 25 दिसंबर की न्यूज है, गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है। यहाँ पे हमारे जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने एक पोर्टल शुरू किया, राइट टू रिपेयर पोर्टल। इस राइट टू रिपेयर पोर्टल के साथ इन्होंने एक एनटीएच मोबाइल ऐप निकाली है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन सेंटर वगैरह की बात करी है। तो बेसिकली राइट टू रिपेयर पोर्टल क्या है, देखो इस पे समझते हैं। राइट टू रिपेयर पोर्टल ये बोलता है कि मान लो हमने कुछ भी चीज खरीदी, कोई इलेक्ट्रॉनिक, कोई फोन, कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कोई फार्मिंग इक्विपमेंट, कुछ भी खरीदा। अब अगर वो कुछ खराब हो जाता है तो हमको उसको सर्विस सेंटर ले जाना पड़ता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो ठीक कैसे होगा। तो यहाँ पे इस पोर्टल पे बेसिकली इस पोर्टल के थ्रू कंज्यूमर मिनिस्टर ऐसा कह रहे हैं कि आप कुछ भी चीज खरीदते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉनिक चीज वगैरह कुछ भी खरीदी, तो जो भी मैन्युफैक्चरर है ना, वो मैन्युफैक्चरर आके इस पोर्टल पे, राइट टू रिपेयर पोर्टल पे अपनी जानकारी डालेगा कि जो भी वो प्रोडक्ट्स बना रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक में आपने फोन खरीदा, तो वो जो फोन इन्होंने बनाया है उसको ठीक करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, यानी कि रिपेयरिंग उसकी कैसे हो सकती है, ये इसको आके यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इससे फायदा ये होगा कि आप यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लेकर बैठे हो, ठीक है, अब आपने इसको खरीद लिया तो इसकी पूरी ओनरशिप आपकी होती है। अगर आपको इसको ठीक भी करना है तो आप खुद करो, ठीक है ना, मतलब खुद कर सको ठीक, आपकी मर्जी हो तो इसके लिए आपके पास जानकारी होनी चाहिए, और इसी जानकारी को प्रोवाइड करने के लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल बनाया है, ठीक है। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट्स की सारी जानकारी रिपेयरिंग से रिलेटेड इस पोर्टल पे अपलोड करेगा। कंज्यूमर चाहे तो उस जानकारी को देखकर, लेकर, खुद से या फिर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भी यहाँ पे अपने प्रोडक्ट प्रोडक्ट की रिपेयरिंग करा सकता है। जरूरी नहीं कि उसे फिर से वापस से उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास जाना पड़े सर्विसिंग के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है काफी हाई कॉस्ट में सर्विसिंग करती हैं। तो बेसिकली कंज्यूमर्स के लिए चीजों को आसान करने के लिए, कंज्यूमर एम्पावरमेंट के लिए ये चीज की गई है। ओके। इसके साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ जो है उसमें भी ये कहा गया है कि अगर कोई कंप्लेन आती है तो उसको 90 डेज के अंतर्गत आपको सॉल्व करना है एक्सपर्ट एविडेंस के साथ में। ओके। बात करते हैं राइट टू रिपेयर की। तो देखो ये राइट टू रिपेयर जो है गवर्नमेंट लेजिस्लेशन है, जिसमें आप कंज्यूमर्स को ये अलाउ करते हो कि वो रिपेयर कर सके अपने किसी भी प्रोडक्ट को, मॉडिफाई कर सकें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, ठीक है। नहीं तो क्या हो सकता है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के पास ही ये पावर हुआ करती थी, मैन्युफैक्चरर्स को ही ये नॉलेज हुआ करता था कि कैसे होगी रिपेयरिंग। अब जो है कंज्यूमर खुद भी ये कर सकता है। तो जब कंज्यूमर ने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया वो उसको कंप्लीटली ओन करता है, तो उसको रिपेयर, उसको मॉडिफाई करने का भी जो जिम्मा है या जो अधिकार है वो कंज्यूमर का ही होना चाहिए, वो भी एट इज रीजनेबल कॉस्ट, ठीक है। आप उनको ये जबरदस्ती नहीं कह सकते कि आपको फिर से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास आना पड़ेगा इसको रिपेयर कराने के लिए और इतना सम हम मांगेंगे आपको देना पड़ेगा, ये सब आप नहीं कह सकते, ठीक है। तो आइडिया जो है ओरिजिनली यूएसए से ओरिजिनेट हुआ था। मोटर व्हीकल ओनर राइट टू रिपेयर एक्ट 2012 से ये आया है आइडिया, ठीक है, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको नेसेसरी डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी थी। जब भी कोई उनको व्हीकल्स के लिए पूछता था कि व्हीकल रिपेयर करनी है, तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को वो जानकारी जो व्हीकल ओनर है उसको देनी पड़ती थी। बेसिकली प्रपोज फ्रेमवर्क यही है कि मैंडेटरी कर दिया जाएगा सभी मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि वो अपनी प्रोडक्ट डिटेल्स जो है कस्टमर्स के साथ शेयर करें इस पोर्टल के थ्रू, सो दैट कस्टमर खुद से या तो रिपेयर कर सके अपना प्रोडक्ट, या तो कोई थर्ड पार्टी के थ्रू कर सके, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर के पास उनको डिपेंड ना होना पड़े। इससे ट्रेड हार्मोनाइज हो जाएगा बिटवीन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड थर्ड पार्टी बायर्स एंड सेलर्स। ओके। इससे नई जॉब्स भी क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी। और राइट टू रिपेयर का बेसिकली कोर यही है कि यहाँ पे अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया है तो वो उसको कंप्लीटली ओन करता है। क्योंकि वो कंप्लीटली ओन करता है तो वो बड़ी आसानी से और रीजनेबल कॉस्ट पे उस प्रोडक्ट को ठीक कर सके, रिपेयर कर सके। ओके। ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर को एम्पावर करना और साथ में
ट्रेड को कोऑर्डिनेट कर पाना। ओके, राइट टू रिपेयर काफी सारी कंट्रीज में ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है, जैसे यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन में ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है। ओके, बात करते हैं अगले एडिटोरियल की। ये एडिटोरियल आज के यानी कि 26 दिसंबर के न्यूज़पेपर में आया है। पॉलिटी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। देखो, पूरे आर्टिकल में बात हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंसेस की। मतलब बेसिकली बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कई सारी जगह पे साइलेंट रखा है अपने आप को। जैसे कई सारे प्रोविजन है, स्पेशली आर्टिकल 200 की बात हुई है इसमें, जिसमें गवर्नर के पास राइट होता है बिल को पास करने का। लेकिन इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि क्या क्या गवर्नर कर सकता है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कितना टाइम लिमिट उनके पास है। टाइम कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ठीक है, कोई टाइमलाइन प्रिस्क्राइब नहीं है। और क्योंकि कोई टाइमलाइन प्रिस्क्राइब नहीं है, तो आजकल जो है फेडरल स्ट्रक्चर हमारा थोड़ा सा वीक होता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में हम देखते हैं कि जो गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, और जो रूलिंग पार्टी है स्टेट की वो अलग है। तो आपस में इनके बीच में एक टसल चलती रहती है। गवर्नर कोई बिल पास ही नहीं करता, सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको काम करने ही नहीं देता, जो कि इलेक्टेड मैंडेट से आई है, इलेक्शन से आई है, पब्लिक मैंडेट से आई है। तो स्टेट गवर्नमेंट को काम नहीं करने देता, और गवर्नर सारी बिल्स को रोक के रख लेता है, साइन ही नहीं करता। ठीक है, कुछ करता ही नहीं उस बारे में। और ये सब चीजें देखी गई है तमिलनाडु का जो प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट था उसके थ्रू, केरला लोक आयुक्त बिल था 2022 का, उसमें भी यही देखा गया। तो इसमें क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या गवर्नर एंडलेसली यहाँ पे किसी भी बिल के ऊपर बैठ सकता है? तो देखो, आर्टिकल 200 जब आया था तब यहाँ पे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उन्होंने बोला था कि गवर्नर के पास कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं करी हमने कि वो कब तक ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, केरला में जो सुप्रीम कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक केस दिया, पुरुषोत्तम नंबूदिरी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के। इस केस इसमें बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई टाइम लिमिट तो नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे गवर्नर को समझना पड़ेगा कि गवर्नर को जो लेजिस्लेचर है उसको रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, एंड जो प्रेसिडेंट या गवर्नर है वो हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हारमनी में ही, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ हारमनी में ही काम करेंगे। ठीक है, तो फेडरल स्ट्रक्चर को हमारे बचाने की कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश करी है। एडिशनल इशू जो है वो प्रेसिडेंट का भी है, मतलब गवर्नर तो नहीं करेंगे साइन, उनको जब तक मन नहीं होगा, कोई टाइम लिमिट दी नहीं गई है। लेकिन देखो, ऐसी ही सेम चीज अभी प्रेसिडेंट के साथ भी हो रही है। प्रेसिडेंट, आप सभी को पता है, आर्टिकल 201 में ये दिया है कि गवर्नर चाहे तो किसी के कोई भी बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है। अब प्रेसिडेंट को भी कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है, टाइम लिमिट है ही नहीं कि प्रेसिडेंट कब तक उस बिल को पास करेंगे नहीं करेंगे जो भी है। तो जैसे अभी जो नीट एग्जामिनेशन की, जो नीट एग्जामेशन बिल थी तमिलनाडु की, उसमें भी ऐसा ही हुआ कि यहाँ पे इसको रेफर किया गया था मई में, और इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है कि कब तक प्रेसिडेंट उसको पास करेंगे नहीं करेंगे जो भी है। ठीक है, तो कोई टाइमलाइन प्रेसिडेंट के लिए भी नहीं है। और यहाँ पे एक चीज आप देखो, इसमें आयरनी ये है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए कोई टाइमलाइन नहीं है, लेकिन अगर मान लो गवर्नर या प्रेसिडेंट इस बिल को लौटा देते हैं, तो स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर टाइमलाइन है कि आप 6 महीने के अंदर इसको फिर से पास करिए, अदरवाइज इस बिल को भूल जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे रिफॉर्म्स की हमको जरूरत आती है। रिफॉर्म की जरूरत ये है कि गवर्नर जो है अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। और एक बीच में बीपी जीवन रेड्डी कमेटी आई थी जिसने ये बोला कि गवर्नर जो है वो अपने बिल के ऊपर विदहोल्ड कर सकता है असेंट को इनडेफिनेटली। लेकिन ये जो है ना, ये ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि गवर्नर की पोजीशन को ही खराब कर दे, या एक कॉन्स्टिट्यूशनल गेम होके रह जाए, एक पॉलिटिकल गेम होके रह जाए। ओके, इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी एक कमीशन बनी थी, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2000 ईयर में बनी हुई थी। और इसमें बोला गया था कि एक टाइम लिमिट हमको रिकमेंड करनी चाहिए गवर्नर के लिए, कि जैसे 6 महीने हो गए, कि 6 महीने में या तो आप असेंट दीजिए, या तो रिजर्व करिए, या तो रिजेक्ट कीजिए, जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन 6 महीने का टाइम होना चाहिए। तो बेसिकली गवर्नर को इंडिपेंडेंट रखने के लिए ये प्रोविजन लाया गया था कि गवर्नर को किसी तरह का दबाव फेस ना करना पड़े, और गवर्नर आराम से यूनियन और स्टेट को साथ में ले सके। लेकिन उल्टा ही देखा जा रहा है अभी तो। सरकारी कमीशन ने भी बोला था कि गवर्नर जो है सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेगा। कहीं पे भी कोई हास्टी लेजिस्लेशन होंगे, कोई जल्दबाजी में लेजिस्लेशन पास हो रहे होंगे, तो वहां पे गवर्नर होने नहीं देगा। लेकिन गवर्नर तो कुछ भी नहीं होने दे रहे हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली ये डिले जो है इसको ठीक करना पड़ेगा। ये अनरीजनेबल डिले सही नहीं है। हाँ, रीजनेबल टाइम ले, 3 महीने 6 महीने ले, समझ में आता है, लेकिन अनरीजनेबल टाइम लेना इज नॉट द करेक्ट थिंग। और देखो, यहाँ पे वेस्टमिनिस्टर मॉडल चलता है ना हमारे यहाँ पार्लियामेंट का। तो क्वीन रेन्स एंड मिनिस्टर्स रूल, यानी कि गवर्नर जो है, क्वीन जो है, गवर्नर, दोनों का लगभग एक ही जैसा रूल है। इनकी ड्यूटी होती है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट सही से काम कर रही है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कर रही है कि नहीं काम, बस ये चेक करना। ठीक है, बाकी काम एक्चुअल में उस स्टेट गवर्नमेंट को या उस सेंट्रल गवर्नमेंट को ही करना है। तो बेसिकली गवर्नर को ये बात समझनी चाहिए कि जब तक
वो स्टेट गवर्नमेंट को काम करने नहीं देंगे, स्टेट गवर्नमेंट की बिल्स पास करेंगे नहीं, तब तक स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी कैसे? तो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्टेक्चुअली स्टडी करना चाहिए, ना कि हम उसको सिर्फ फैक्ट बेसिस पे पढ़ें। ओके, क्योंकि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंसेस ज़्यादा लंबे खिंचे तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन एक्शन की तरफ हमारे देश को ले जा सकता है। ओके, तो बेसिकली आर्टिकल 200 की यहाँ पे इतनी बात हुई है, तो आर्टिकल 200 देख लो। इसमें बात की गई है कि गवर्नर का क्या फंक्शन है बिल्स को लेकर। तो गवर्नर के पास अगर स्टेट की कोई बिल आती है तो वो असेंट दे सकता है, विदहोल्ड कर सकता है, असेंट रिटर्न कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, या फिर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है इस पूरी बिल को। लेकिन कोई भी टाइम फ्रेम फिक्स्ड नहीं है। और आर्टिकल 201 में दिया है कि गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं बिल को, अगर गवर्नर को लगता है कि ये जो बिल है ये किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को एंडेंजर कर रही है या इस तरह से, तो रिजर्व भी कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल। एंड यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है, द रियल चैलेंज टू इंडिया फूड सिक्योरिटी इज पुअर ग्रेन मैनेजमेंट rather than the shortage of grain production comment। ओके, ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लिखकर हमें टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। I'll evaluate the answers, okay? And that was all। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना एंड कमेंट करना मत भूलना। याद रखना क्वेश्चन पूछा है 5 केस के बारे में, कमेंट जरूर करना। ओके, दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।